हेलो बच्चों, डेगाना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th का जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास में, इसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, जैसे कि आप पार्ट के मेन हेडिंग से ही और नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंतर्गत फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में, मतलब दोनों को साथ में लेकर के इसके बारे में मतलब पढ़ाया गया है और हमें बताया गया है कि किस प्रकार से फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों की मिलीभगत के अनुसार एक कॉन्सेप्चुअल चीजें साथ में लेकर के हमारे चैप्टर पढ़ने के लिए उपयोगी बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके बारे में, देन फिर स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, और वेक्टर्स क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती है, उन्हें डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें समझाया गया है। फिर बच्चों, वेक्टर्स के बाद में हमारे पास में जो चीजें आती है, एक आती है जैसे कि कोई भी फॉर्म होती है उनके 1D 2D एंड 3D के अकॉर्डिंग, 1D यानी कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग किसी भी अक्ष के अनुदिश उनके बिंदु और दिशा को बताया गया है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारे पास में 1D के अकॉर्डिंग चीजें आएगी तो फिर हम लोग एक फिक्स एक्सिस को काउंट कर लेंगे या फिर एज्यूम कर लेंगे। उस एक्सिस को एज्यूम करने के बाद में हमें जिस पॉइंट पे इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हमें पॉइंट दिया गया है तो फिर उसी के साथ उसकी डायरेक्शन को कंबाइन किया जाएगा। वो चीज हो जाएगी 1D के अंतर्गत। फिर 1D के अंतर्गत हम बात करें कि अगर ये एक्स एक्सिस के साथ है तो ये फिर वाई एक्सिस के साथ भी हो सकती है और देन फिर जेड एक्सिस के साथ भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, देन फिर जो इनका मतलब कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि एडिंग के अकॉर्डिंग, सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन के रूप में या फिर जो मैग्नीट्यूड के रूप में हो, उनके बारे में मैग्नीट्यूड का, जैसे कि किसी परिणामी सदिश की दिशा में परिमाण याद करना, अगर हमें डायरेक्शन काउंट करनी है, आगे एक डायग्राम दिया जाएगा, उस डायग्राम को एक समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग बताया गया है। फिर समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग अगर हमें कोई भी वेक्टर्स क्वांटिटीज दी गई है तो उन वेक्टर्स क्वांटिटीज के रीजन से या फिर उनके कारण से हमें उनके बारे में, उनके अंदर जो जितने भी एंगल दिए गए हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारे पास में अगर किसी भी वस्तु की डायरेक्शन को काउंट करना है तो डायरेक्शन को काउंट करने के लिए या फिर डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि tan थीटा को नॉर्मली इसके अंतर्गत हम यूज में लेंगे। ठीक है बच्चों, tan थीटा को हमें डायरेक्शन के रूप में यहां पर काम में लेंगे और इसका जो परिमाण होगा वो रिजल्टेंट के तौर पे, जो परिणाम होगा उसका, तो रिजल्टेंट के तौर पे √r² प्लस a² r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा के फॉर्म के रूप में और फॉर्मूले के रूप में हमारे पास में निकल के आएगा। ये रिजल्टेंट है किसी मैग्नीट्यूड या फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन एंड उसके परिमाण के बारे में बताने का ये फॉर्मूला है कि उसे हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस प्रकार की चीजें, सदिश का अदिश का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, फिर डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो आइए बात करते हैं हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग हमारा सदिश और अदिश राशियों की परिभाषाएं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमारे पास में जो हमारा फर्स्ट हेडिंग है अदिश व सदिश राशि, यानी कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, और इस फर्स्ट चैप्टर का जो हिंदी मीनिंग है वो है कि प्रारंभिक गणितीय संकल्पना, यानी कि मतलब कि जो गणितीय वर्ड यहाँ पे है मैथमेटिकल पोर्शन के रूप में, तो गणितीय का मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो इसका पार्ट है चैप्टर का वो मैथमेटिक्स से कवर्ड है। इस बात का आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो हमारी हेडिंग है अदिश और सदिश राशि है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे फर्स्ट हेडिंग अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, कि ऐसी राशियां
इनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व मात्रा की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। और इसके जो एग्जाम्पल है उस प्रकार से हो जाएंगे कि एक तो हो जाएगा द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, समय, प्रकाश इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को जानने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो आउटर एरियाज है, आउटर जो इसकी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट है उसके बारे में बता दूं कि माना कि मेरे पास में कोई दो वस्तु हैं, एक वस्तु है वो 5 केजी भार की है, 5 किलोग्राम, और दूसरी है वो 2 किलोग्राम भार की है। ठीक है बच्चों, एक वस्तु मेरे पास में 5 किलोग्राम भार की है और दूसरी है 2 किलोग्राम भार की। तो दोनों वस्तुओं को, दो अलग अलग वस्तु हैं, दोनों वस्तुओं का भार अगर मैंने एक कर दिया या फिर इनके इक्वल में कोई दूसरी चीज में रख दी जो कि 7 किलोग्राम के भार के बराबर है, तो इनके बीच में कौन ज्यादा होगा और कौन कम होगा, इस बात का जो डिसाइडेशन है या फिर जो निर्णय है वो आप किस प्रकार से कर सकते हो। यानी कि दोनों का वेटेज आप लोगों ने मापा तो दोनों का वेट सेम आ रहा है, इसका भी 7 किलो और देन फिर ये तो एचडी 7 किलो है, 7 किलोग्राम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीजें आउटर की साइड में, जैसे कि अगर ये 7 किलोग्राम जो चीज दी गई है 7 किलोग्राम, तो ये जो स्टेटमेंट किलोग्राम के पीछे लगी है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम के 7 टाइम्स जो यूनिट है उस यूनिट के इक्वल है ये। समझिए बात को, कहने का मतलब ये है कि जो मापक पद्धति आप लोगों के पास में आई है, चाहे वो मास के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एनर्जी के रिगार्डिंग हो, या फिर वर्क डन के रिगार्डिंग हो, या फिर टाइम के रिगार्डिंग हो, जितनी भी चीजें आ रही हैं वो उन चीजों के मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम्स के इक्वल में होगी, उन यूनिट के इक्वल्स में। जैसे कि 1 किलोग्राम के यूनिट के 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका माप हो गया इजिकल टू 7 किलोग्राम। इसका मीनिंग ये है। अब दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो देखिए कि जो हमारे पास में मास है, एनर्जी है, वर्क डन है, टाइम पीरियड है और जो लाइट का सोर्स है या फिर लाइट है, उन चीजों को आप काउंट करोगे तो मास को तो काउंट करोगे किलोग्राम में, उसके वेटेज में ग्राम, किलोग्राम, इस प्रकार की सिस्टमैटिक यूनिट के अंदर। ठीक है बच्चों, और एनर्जी को जूल के रूप में, एनर्जी और कार्य की जो सेम यूनिट होती है जूल, दोनों के रिगार्डिंग होगी। और हर्ट्ज के रूप में भी काउंट कर सकते हो आप। टाइम को सेकंड के रूप में, आवर के रूप में, ईयर के रूप में, सेंचुरी के रूप में, इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। अब इनके अंदर जो परिमाण में मात्रक, मेनली मात्रक, तो अगर हम बात करें तो टाइम का जो मात्रक है वो तो हो जाएगा या तो सेकंड या फिर टाइम, देन फिर ईयर हो जाएगा, सेंचुरी हो जाएगी। इस प्रकार के कुछ मतलब जो स्टेटमेंट दिए गए हैं यूनिट के रूप में, उन चीजों में यूजफुल सिस्टम में वो एप्लीकेबल होगा। यहां पर टाइम के रिगार्डिंग अलग होगा, देन एनर्जी के रिगार्डिंग अलग होगा और मास के रिगार्डिंग अलग होगा, क्योंकि इनमें केजी। अब 5 किलोग्राम दिशा है वो कहीं किस दिशा में, इस चीज का हम पता किस प्रकार से लगा सकते हैं। 5 ग्राम में, 5 किलोग्राम में, तो उसको डायरेक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते, इनको डायरेक्शन में व्यक्त नहीं कर सकते कि 5 किलोग्राम जो चीज है वो उत्तर दिशा में है, उनका एक मास जो होगा, वो मास जो रिगार्डिंग होगा वो किसी मानव बॉडी के कंपैरिजन में होगा। मानव बॉडी के कंपैरिजन होगा, या तो कोई व्यक्ति उसे उठा करके ले जा रहा है, उस चीज के एप्लीकेबल कंडीशंस के रूप में होगी ये। डायरेक्ट जो चीजें हैं वो इस प्रकार से नहीं होगी। अब हम बात करें, एग्जाम्पल अगर मैं लूं सदिश सिस्टमेटिक फॉर्म के अंतर्गत, तो जो वेग है, समय, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये चीजें तो क्या है कि जैसे कंप्लीट एक अगर विस्थापन का रूप अगर हम फॉर्म अगर हम पढ़े तो विस्थापन एक सर्कुलर पाथ के रूप में अगर मैं लूं, सर्कुलर जो डिस्टेंस है उसके रूप में लूं, तो यहां से चलकर जो चीज है वो स्टार्ट प्रारंभ करना शुरू करेगी, तो वापस इस कंडीशन पे आएगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा इसका।
यहां से चल करके अगर यहां पर वापस आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट टोटल का 0 हो जाएगा। और दूरी का भी इसी प्रकार से होगा कि कितनी तय दूरी चली गई है, वो भी मतलब कि आप दूरी विस्थापन दोनों को, अगर दोनों की जो परिभाषा होगी वो डायरेक्शन के कारण ही संभव है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। डिस्टेंस अगर कोई भी आप अपने फिक्स पोजीशन से काउंट करो तो वो डिस्टेंस बिना डायरेक्शन के संभव नहीं है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट बिना डायरेक्शन के संभव नहीं है। और जो वेलोसिटी एंड हमारे पास समय है, तो ये समय भी और ये वेलोसिटी भी डायरेक्शन के रिगार्डिंग अनुकूल ही है, बिना डायरेक्शन के संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारे पास में थ्योरम हो गई फर्स्ट की जो डेफिनेशन होगी अदिश राशियों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सदिश राशियों के बारे में, जैसे कि ऐसी राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण में मात्रा के अलावा डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल हो गए विस्थापन, दूरी, वेग, संवेग, विद्युत तीव्रता इत्यादि। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास में अक्षय अदिश राशि है, ये तो मतलब फिक्स इनके पॉइंट है कि इनके जो एग्जाम्पल है वो द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, समय, प्रकाश इत्यादि होंगे। देन फिर जो हमारे पास में डायरेक्शन के रूप में चीजें होगी। अब डायरेक्शन को हम अलग अलग फॉर्म के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो डायरेक्शन जो हमारे फिक्स मेन डायरेक्शन है। अब अगर हम आउटर सरफेस की बात करें, आउटर जो हमारे समष्टि है उसके बारे में बात करें, तो समष्टि के अंदर हम बात करें तो जैसे कि पृथ्वी आ गई, तो पृथ्वी के रूप में डायरेक्शन किस प्रकार से काउंट होगी, एक तो उत्तरी छोर हो जाएगा, एक निचला छोर हो जाएगा, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक ये क्या है, ध्रुवों पर है। तो ये एक मतलब डायरेक्शन शो हो रही है। पृथ्वी की हाईएस्ट डायरेक्शन और लोवेस्ट जो डायरेक्शन है वो हमारे पोल है, पृथ्वी के पोल है, ध्रुव है। तो एक डायरेक्शन रूप में हो जाएंगे वो। और इनमें अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट के रूप में या फिर बुक्स के अंदर अंतर्गत देखा जाए तो पोलर का मेनली यूज होगा वो इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए और इंटेंसिटी को समझने के लिए हमारे पास में यूजफुल तरीके से आगे जो हमारा एक चैप्टर आएगा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र या फिर धारिता, तो उस चैप्टर के अंतर्गत हमें पोलर जो हमारे डिवाइडेशन एंड एडिशन का जो फॉर्म है उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करेंगे यहां पर जो सदिश का एग्जाम्पल है फर्स्ट ध्रुवीय सदिश, उसके बारे में। तो देखिए उसके बारे में बताया गया है कि स्थानांतरित घूर्णन गति के अंदर, स्थानांतरित घूर्णन गति में कण की स्थिति को निरूपित करने वाला जो सदिश है वो ध्रुवीय सदिश कहलाता है। ठीक है बच्चों, स्थानांतरित घूर्णन गति के अंदर कण की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश ध्रुवीय सदिश कहलाता है। सेकंड जो हमारे पास में आएगा पॉइंट, इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि घूर्णन गति में कण की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश अक्षीय सदिश कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर जो हमारे पास में ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश ये दो मेन चीजें हैं। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं यहां पर कि हमारे पास जो अक्षय सदिश है उस सदिश को आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं वो एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अनुरूप और सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग के रूप में होगी, जो अपनी एक पॉसिबल जो डायरेक्शन होगी उसको अपने पोलर फॉर्म में और नॉन पोलर फॉर्म में दोनों के रूप में काउंट करेगी। अब देखिए यहां पर दो एग्जाम्पल है जो आप लोगों को ध्रुवीय सदिश के अंतर्गत लिखना है। वो एग्जाम्पल आप लोग इस प्रकार से हो जाएंगे कि देखिए ये एक सरफेस है, ये कोई एक सरफेस है और मैंने यहां पर एक दूसरी सरफेस बना ली इस प्रकार से। अब इस सरफेस के अनुरूप में
कोई पोल लेता हूं जो कि इस प्रकार से आ जाएगा, या फिर आप इसे कोई लाइन के रूप में भी काउंट कर सकते हो, जहां पर ठीक है बच्चों। तो देखिए कि ये जो आपके लोगों की चीज है, एक ये और ये डायग्राम, इस डायग्राम के रिगार्डिंग आप लोगों को समझना है कि देखिए कि जो मतलब के पोलर आपके जो दूरी सदिश है उसकी डेफिनेशन होती है कि स्थानांतर घूर्णन गति में जो कण की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश है उस सदिश को दूरी सदिश कहते हैं, और घूर्णन गति में जो कण की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश है उस सदिश को अक्षीय सदिश कहते हैं, यानी कि एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब बच्चों ये दो चीज आप लोगों के डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के उत्तरी छोर और निचले जो हमारा निचला छोर है दक्षिण छोर, उसको ध्रुवों के अकॉर्डिंग अलग अलग जो हमारे पास जो महाद्वीप है उनके रिगार्डिंग बांटा गया है, जैसे कि अंटार्कटिक और आर्कटिक महाद्वीप। ठीक है बच्चों, तो ये एक मतलब पोल हो गए। अब अगर हमारे पास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर इस 11th के अंदर, तो उस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि धारिता कैपेसिटर, उसके बारे में 12th में आएगा, सॉरी वो चैप्टर। उस चैप्टर के अंदर मतलब कैपेसिटर के अंतर्गत जो पोलराइजेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से जो चार्ज होते हैं उनकी विपरीत प्रकृति एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और किस प्रकार से जो चार्ज की समान प्रकृति है वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। चार्जों की विपरीत प्रकृति होती है, यानी कि अगर प्लस माइनस होती है तो वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच में जो पोलराइजेशन सिस्टम होगा वो इस प्रकार हो जाएगा। देखिए कि ये एक बॉक्स होगा कोई, इस बॉक्स के अंदर इस प्रकार से चार पोलर है वो बिखरे हो रहेंगे अंडाकार फॉर्म के अंदर, एक ही फॉर्म होती है उस प्रकार से बिखरे हुए रहेंगे। अब जो एक फॉर्म है इसको मैं इस प्रकार से अलग रूप में डायग्राम बनाता हूं, तो देखिए बच्चों कि ये जो फॉर्म है ये मैंने प्लस चार्ज दे दिया और ये माइनस चार्ज दे दिया, ये माइनस चार्ज दे दिया और ये प्लस चार्ज दे दिया, और इसके जो निचले वाला फॉर्म है इस फॉर्म को मैं बना देता हूं इस प्रकार से, ये चार्ज प्लस और ये माइनस, ये प्लस। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी आकर्षण की और प्रतिकर्षण की, तो ये मतलब पोलर के रूप में, पोलर सिस्टमेटिक फॉर्म के रूप में जो ध्रुवीय सदिश और जो पोलराइजेशन जो सिस्टम है उसके बारे में हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। आते हैं चैप्टर के अंदर, तो देखिए कि जो एक्सियल वेक्टर जो फॉर्म है उसको हम इस चैप्टर के अंदर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इस प्रकार से गति होती है वो गति एक्सियल वेक्टर कहलाएगी, और जो इस प्रकार की फॉर्म की जो गति होगी किसी भी पार्टिकल की वो क्या कहलाएगी, नॉन वेक्टर चीजें कहलाएगी। ये असदिश राशि हैं, उनके डायरेक्शन नहीं है और इनके मतलब फिक्स डायरेक्शन के फॉर्म के रूप में ये अपने अक्ष पर गति करती है, इसलिए इन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। अब जो हमारे पास में पोलर वेक्टर्स हैं, दूरी सदिश हैं, तो ये सदिश हमेशा प्लस और माइनस या फिर माइनस और प्लस इन फॉर्म के अंदर ही काउंटेबल होंगे। इनका फिक्स डिस्टेंस होगा और इन डिस्टेंस अगर वो पार करेंगे, इन डिस्टेंस के अनुरूप वो चलेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। फिक्स पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे, जो जैसा कि बताया गया है कि डिफाइनेड इनिशियल पॉइंट, यानी कि निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से चल करके किसी फिक्स पैटर्न पे चलते हैं, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस कवर्ड क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारे पास में जो इसके एग्जाम्पल हुए पोलर और एक्सेल के फॉर्म में। अब इसके कुछ आउटर्स एग्जाम्पल हैं, जैसे कि समान सदिश, असमान सदिश, विपरीत सदिश, ये कुछ 6-7 एग्जाम्पल हैं जिनके बारे में आप लोग आगे बताऊंगा। तो देखिए आइए उनके बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से किस किन फॉर्म के अंदर या फिर इनका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनता है। तो देखिए बच्चों,
बच्चों अब ये कुछ मतलब बेसिक पॉइंट है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज के मतलब एग्जांपल है और उनके टाइप्स हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में जो टाइप्स है, फर्स्ट है कि इक्विवेलेंट जो वेक्टर्स होता है, समान या फिर तुल्य सदिश, उनकी डेफिनेशन इस प्रकार से है, जैसे कि ऐसे सदिश जिनकी दिशा व परिमाण दोनों समान होते हैं, दिशा व परिमाण दोनों समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शंस हैं, फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, फर्स्ट डायग्राम के अंदर इसकी डायरेक्शन तो क्या है, इक्वल है, दोनों एक साइड में जा रही है, दोनों समान दिशा में जा रही है। देन फिर इनका जो परिमाण है, इनका जो परिमाण है वो परिमाण भी समान है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये क्या मतलब, इस प्रकार से कोई भी फॉर्म आएगी तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म है वो इक्विवेलेंट या फिर समान सदिश के अंतर्गत आती है। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल है, टाइप्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सेकंड है हमारे पास में असमान सदिश, यानी कि ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं भिन्न परिमाण समान हो, मतलब परिमाण भिन्न वे दिशाएं समान हो, या फिर दिशा व परिमाण दोनों भिन्न हो। इन तीनों कंडीशंस में कोई सी भी कंडीशन हो सकती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। मेन चीज ये ध्यान में रखें कि परिमाण में तो समान रहेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भिन्न भिन्न रहेगी, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में रहेगी। एक मतलब जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन अगर वेस्ट में है तो दूसरे की ईस्ट में रह जाएगी या फिर नॉर्थ में रह जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपोजिट से भी अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है वो इस प्रकार से, जो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन फिर जिनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ये तो मतलब चीज हो गई कि अपोजिट जो हमारे पास वेक्टर आएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा उसके अंतर्गत सेकेंड जो हमारे पास में है असमान सदिश, उसके बारे में बताया गया है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो समान रहेगा लेकिन डायरेक्शन है वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या दो हमारे पास में कंप्लीट। सेकंड जो हमारे पास थर्ड हमारा पॉइंट है कि अपोजिट वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो देखिए अपोजिट वेक्टर हो गया कि ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं विपरीत व परिमाण समान हो, इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, देन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन है इनकी। तो इस प्रकार से जितने भी जो वेक्टर्स होंगे वो अपोजिट वेक्टर्स के अंतर्गत आएंगे। ये मतलब सिंपल चीज है, आप लोगों को ज्यादा लोड लेने की इसमें जरूरत नहीं है, बस सिंपल से आप लोगों को समझना है कि डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्शन सिमिलरली अपोजिट हो गई तो ये अपोजिट वेक्टर्स के अंदर आएंगे। देन फिर इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन है तो ये इक्विवेलेंट या फिर समान सदिश के अंतर्गत आएंगे। और अगर इनकी डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, देन फिर इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इन वो वेक्टर्स है वो असमान सदिश के अंतर्गत आएंगे। ठीक है बच्चों, फोर्थ जो हमारे पास में पॉइंट है जिसे हम कहते हैं कि यूनिट वेक्टर, जिसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से हो जाएगी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण सदैव इकाई हो, इकाई सदिश कहलाते हैं। ये केवल दिशा को निरूपित करते हैं, डायरेक्शन को ही शो करेंगे। इस बात पे आप लोगों को ध्यान रखना है। मेन जो इनका वर्क होगा कि ये केवल डायरेक्शन को ही शो करेंगे। माना कि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश क्रम से आई के जे के होंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फॉर्म 3D के अंदर है इस प्रकार से, तो ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स वाई और जेड, तो ये तीन अलग अलग एक्स हो गए। तीन में जो डायरेक्शन होगी वो आगे न्यूमेरिकल के बेसिस के आधार पर आई केव, जे केव एंड के केव के फॉर्म के रूप में स्टेबल होगी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक्स जो हमारे पास में वेक्टर आएगा उसके लिए फिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट में जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी एक्स के पीछे आई केव। तो देखिए इसका जो रिजल्टेंट है वो मैं आप लोगों को इस प्रकार से बता दूंगा, आर इज इक्वल टू एक्स आई केव प्लस वाई जे केव प्लस जेड के केव। इसे हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं। और ये इकाई सदिश है वो यही फॉर्म को, इसी फॉर्म को बताता है। ठीक है बच्चों, और इनका जो फॉर्मूला होगा हो जाएगा इकाई सदिश इक्वल टू सदिश बटा परिमाण, सदिश बटा परिमाण। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो तो एक्स वाई जेड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे नीचे रूट ऑफ के रूप में, और जो इनका वेक्टर्स आ जाएगा वो
जो न्यूमेरिकल रूप में जो दिया हुआ रहेगा वो चीज आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है बच्चों। शून्य सदिश, जीरो वेक्टर्स, उसकी डेफिनेशन है उस प्रकार से कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण सदैव शून्य होता हो, वो सदिश शून्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो मतलब सिंपल सी कुछ डेफिनेशन हो गई। ये टोटल 7 प्रकार की डेफिनेशन होती है, जैसे कि इकाई सदिश, समान, असमान, विपरीत और शून्य सदिश। अब आएगा हमारे पास में कोलिनियर वेक्टर, यानी कि जो सरेह के सदिश होते हैं एक ही डायरेक्शन के अंदर होते हैं, बट सिमिलरली अपोजिट डायरेक्शन उनकी अपोजिट भी हो सकती है, परिमाण समान है, डायरेक्शन उनकी अपोजिट हो सकती है और असमान भी हो सकती है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीज होती है सरेह की सदिश के अंतर्गत। और एक आएगा हमारे पास में इष्ट सदिश, सरेखीय इष्ट सदिश, जो कि उनके बारे में जो डेफिनेशन है वो हम लोग आगे के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसे इस प्रकार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों तो अब जो हमारे पास में शेष बचे हैं 2 वेक्टर्स, एक तो हो गया हमारे सरेह के कोलिनियर वेक्टर्स, एक दूसरा हमारे पास में हो गया पोजीशन वेक्टर। तो इन दोनों की चीज हम बारे में हम लोग इस प्रकार स्टडी करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग है सरेह की सदिश, उसके बारे में बताया गया है कि दोज वेक्टर्स जिनका मतलब कि परिमाण है वो तो समान हो, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो सेम भी हो सकती है और अपोजिट हो सकती है, दोनों चांसेस है उनके। अगर डायरेक्शन सेम एंड अपोजिट दोनों हो सकती है, पॉसिबिलिटीज दोनों की है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो समान रहेगा। तो देखिए बच्चों, एक तो हो गया मतलब ये फॉर्म और एक ये हो गया इस प्रकार का फॉर्म। तो इन दोनों फॉर्म के अंदर मतलब वेक्टर सेम, वो एक तो सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं और एक होते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया, समान हो जाएगा, समान रहेगा हमेशा ही। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि स्थिति सदिश के बारे में। तो देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष त्वरण की स्थिति को निरूपित करने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। जैसा कि हम लोग आगे पढ़ेंगे डायग्राम के अंदर की जो 1D, 2D और 3D होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो उनके अंदर बताया गया है कि जैसा कि मैं आप लोगों के पास में एक 1 डायमेंशनल की फॉर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 डायमेंशनल की फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग आप लोग समझिए इस बात को। ये हो गया आपके ओरिजिन। अब देखिए 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग अगर हम पोजीशन वेक्टर को स्पेसिफाइड करें, तो जैसा कि मैं आप लोगों को जो एग्जांपल बता रहा हूं वो आपके आगे के जो चैप्टर आ रहे हैं, आगे के जो पॉइंट हेडिंग आप लोग आ रहे हैं कि एक कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार से नहीं है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो एग्जाम्पल है वो मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता रहा हूं, तो ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ भी एग्जाम्पल ये आप लोगों के लिए मतलब बेहतर साबित हो सकता है, तो ध्यान में रखें इसके बारे में कि इस वेक्टर के अकॉर्डिंग 1 एक्सिस के अकॉर्डिंग जो इसका पॉइंट होगा वो इस प्रकार हो जाएगा, पॉइंट P इजिकल टू x 0 0, और इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी r इजिकल टू x i के। ठीक है बच्चों, इस बात का आप लोग विशेष तौर से ध्यान में रखें कि जो कोई भी 1 एक्सिस है, अगर आप x के अकॉर्डिंग लो, फिर y के अकॉर्डिंग लो, देन फिर z के अकॉर्डिंग लो, तो इनका जो पॉइंट वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगी। माना कि यहां पर कोई एक पॉइंट पड़ा है स्टेबल, तो यहां पर जो इसकी डायरेक्शन और इसका जो पॉइंट वेक्टर होगा या फिर पोजीशन वेक्टर होगा, सॉरी पोजीशन वेक्टर होगा, तो वो पोजीशन वेक्टर इस प्रकार हो जाएगा कि इसके जो क्वाड्रेट सिस्टम है, तो देखिए उनके बिंदु हो जाएंगे x, 0 और z 0, y भी 0 यहां पर और z भी 0, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक 1 एक्सिस की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे। 2 डायमेंशन के अंदर होता तो इनका जो डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर होता वो इस प्रकार से हो जाता कि P इजिकल टू x y 0 और देन r इजिकल टू x i केव प्लस y j केव। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 2 डायमेंशन के बारे में हो जाता, और जो थर्ड पॉइंट होता वो इस प्रकार से z एंड देन फिर z के केव। ये चीजें आप लोगों के डायग्राम तो मैंने यहाँ पर बता दी है एक फॉर्म के अंतर्गत,
और जो आगे हम पढ़ेंगे इनकी डायरेक्शन किस प्रकार से होती है, वो उनकी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की डेफिनेशन किस प्रकार से होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कि 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की डेफिनेशन एंड जो वेक्टर्स के एडिंग और सब्ट्रैक्शन का रूल है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एंड समांतर चतुर्भुज अनुरूप। तो देखिए बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास में जैसे कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिगार्डिंग 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन जो वेक्टर की प्रॉपर्टीज होती है और वेक्टर की जो स्टेबलिशिंग होती है उसे किस प्रकार से हम लोग मेजरली स्टडी कर सकते हैं उनके बारे में। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक हेडिंग पॉइंट है हमारे पास में 1 डायमेंशनल वेक्टर्स के बारे में। तो जिसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसा सदिश जिसकी दिशा एक अक्ष के अनुदिश हो एक विमीय सदिश कहलाता है। यानी कि ऐसा वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो किसी एक फिक्स वेक्टर्स के पॉइंट पे स्टेब्लिश हो और एक फिक्स वेक्टर के या फिर एक्सिस के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, उसे उसकी जो दिशा होती है वो एक दिशा में होनी चाहिए। उस वेक्टर पे उसकी जो मतलब की जो पॉइंटिंग सिस्टम होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में ये कोई एक 1 डायमेंशनल फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर देखिए यहां पर एक्स वाई और जेड एक्सिस में अब देखिए यहां पर मतलब कि मैं एक पॉइंट स्टेब्लिश करूं जिसकी जो मतलब कंडीशन होगी वो इस प्रकार हो जाएगी x 0 0 डायरेक्शन हो जाएगी r इज इक्वल टू एक्स आई के। तो देखिए बच्चों इसके अंदर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों की जो प्रॉपर्टीज होगी उस प्रकार से होगी कि अगर फिक्स एक एक्सिस के अकॉर्डिंग वो चीज होगी। अगर हम 1 डायमेंशन की बात करें 1 डायमेंशन के अंदर पॉइंट होगा इसके किसी भी बिंदु पर अगर स्टेब्लिश होगा तो एक्स एक्सिस पर जो डायरेक्शन होगी वो एक्स आई कैप के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी और उसके जो पॉइंट होगी स्थिति होगी पोजीशन वेक्टर वो हो जाएगी एक्स 0 और 0। ठीक है बच्चों, यही चीज अगर मैं बात करूं कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग तो चेंजिंग हो जाएगा कि यहां पर जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से जाएगी। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर तो देखिए इस पॉइंट पे बिंदु पोजीशन आ जाएगी 0 y 0 देन फिर जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इस प्रकार हो जाएगी y j कैप। इस तरीके से जो 1 डायमेंशनल फॉर्म है वो स्टेब्लिश होगी। ठीक है बच्चों, अब जो इसका सेकंड पॉइंट है कि माना कि r की दिशा x y z x के अनुदिश भिन्न रूप से है, जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि x एक्सिस के रिगार्डिंग y एक्सिस के रिगार्डिंग और z एक्सिस के रिगार्डिंग तीनों की जो डायरेक्शन एंड पोजीशन वेक्टर इनके अलग अलग होंगे। ठीक है बच्चों, फिर देखिए इसे अगला पॉइंट है कि इस प्रकार y व z सदिश की स्थिति वे बिंदु क्रम से यह चीज हमें मतलब कि स्टेब्लिश जैसे कि यहां पर हो रही है कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग पोजीशन हो जाएगी p 0 y 0। यहां पर मेन मेजर है वो y को रखना है और जो डायरेक्शन हो जाएगी r इज इक्वल टू y j कैप। जेके आ गया इकाई सदिश के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग इसके जो यूनिट वेक्टर होंगे वो हो जाएंगे आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है बच्चों, इसके रिगार्डिंग अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो ये हो गया आई एक्स आई कैप और वाई के अकॉर्डिंग बात करें तो वाई जे कैप और जेड एक्सिस के रिगार्डिंग बात करें तो जेड जे कैप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे पास में 1 की जो फॉर्मेशन है वो कंप्लीट। अब सेकेंड चलते हैं 2 डायमेंशन के ऊपर। तो आइए बात करते हैं 2D बच्चों। अब देखिए हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट हेडिंग है द्विविमीय सदिश के बारे में 2 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। उसके बारे में जैसे कि दिया गया है कि ऐसा वेक्टर जो एक तल में स्थित हो, जो कि प्लेन सरफेस पे अवेलेबल हो। जैसे कि जो हमारे पास में चीज हम जहां पर खड़े हैं वो इस प्रकार से तल कोई समतल पृष्ठ, उसके अंदर जो वेक्टर्स होते हैं वो 2 डायमेंशनल वेक्टर कहलाते हैं। द्विविमीय सदिश 2 अक्षों में 2 दिशाओं का अनुदिश होता है। माना कि r की दिशा x y z अक्षों के अनुदिश भिन्न भिन्न रूप से होती है। इस प्रकार y व z अक्षों पर बिंदु व सदिश क्रम से
वाई के लिए और जेड के लिए दोनों के अलग अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि इनकी जो ग्राफिकल सिस्टमेटिक फॉर्म है उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, जैसा कि इसके अंदर दिया गया है कि मैंने पहले बताया था कि एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर वन डायमेंशनल एक्सिस की हम बात करें, चाहे वो एक्स वाई जेड के लिए हो, तो इनके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होगी भिन्न हो जाएगी और इनके पॉइंट है वो भिन्न भिन्न स्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि 2D के बारे में, चाहे 2D की फॉर्म एक्स और वाई के अकॉर्डिंग हो, वाई और जेड के अकॉर्डिंग हो, या फिर जेड और एक्स अकॉर्डिंग हो, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल का आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखें। ये एंगल इस प्रकार से है कि एक कंडीशन तो एक साइड में और दूसरी साइड में, और जो तीसरी है वो इसके अंदर की साइड में है। ये जो कंडीशन है वो इसके अंदर की साइड में है। समझ के बात को, ये मतलब प्लेन है 2D के अंदर ही बोर्ड है, तो इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बाकी आप कल्पना कर सकते हो इस चीज के बारे में, इस चीज के बारे में आप लोग कल्पना कर सकते हो कि ये जो फॉर्म है ये तो एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, ये दोनों डायरेक्शन फिक्स हो गई। अब ये जो डायरेक्शन बन रही है इसके अंदर की साइड में अवेलेबल है, तो ये साइड है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आप इसे जैसे कि इस प्रकार की फॉर्म के अंदर समझ सकते हो, इस प्रकार की फॉर्म के अंदर समझ सकते हो। तीनों एक ही जगहों पे स्टेब्लिश है और इन तीनों की जो डायरेक्शन है अपवर्ड इस साइड में और फिर डाउनवर्ड के थोड़ी सी डिफरेंट साइड में, जो कि आप 3D के अंदर महसूस करोगे, सेमेस्टर के अंदर महसूस करोगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने जैसे कि डायरेक्शन दोनों की रिगार्डिंग हो गई एक्स आई के प्लस वाई जे के। देन फिर इनका जो बिंदु पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बन जाएगा एक्स वाई एंड 0। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करेंगे कि एक्स और जेड के रिगार्डिंग में, तो जेड के रिगार्डिंग में बिंदु तो बन जाएंगे एक्स 0 जेड और आर इजकल टू एक्स आई के प्लस जेड के केप। ओके बच्चों, तो ये तो गया हमारे पास में 2D के बारे में। अब हम बात करेंगे 3D के बारे में, 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में। तो आइए बात करते हैं बच्चों। अब हमारे पास में जो हमारा लास्ट डायमेंशनल वेक्टर है 3 डायमेंशनल वेक्टर यानी कि त्रिविमीय सदिश, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मतलब ऐसा वेक्टर जो समष्टि के अंदर अवेलेबल हो, यानी कि स्पेस के अंदर जो वेक्टर है उस वेक्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होती है और ये दोनों डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये जो वेक्टर्स है दोनों एक्स और वाई, देन फिर जो जेड वेक्टर है वो अंदर की साइड में स्टेब्लिश होता है। तो त्रिविमीय में ये 2D का बोर्ड है, तो मैं इस प्रकार से बता नहीं सकते, आप एज्यूम कर सकते हो उस चीज के बारे में। ठीक है बच्चों, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो तीनों दिशाओं को ही व्यक्त करेगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो बिंदु हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इनकी स्थिति सदिश हो जाएगा, वो तो जाएगा एक्स वाई जेड अकॉर्डिंग, और डायरेक्शन हो जाएगी एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, अब सिंपल चीज है, केप यहां पर किसको बता रहा है, डायरेक्शन को। ये जो केप है ना टोपी, एन केप इस फॉर्म को आप ले सकते हो जहां पर एन इजिकल टू 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए हमारे पास में 1D 2D और 3D के रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे और डेफिनेशन थे कि किस प्रकार 1D की 2D और 3D की जो डेफिनेशन होती है और उनके जो फॉर्म होती है ग्राफिकल सिस्टम के बारे में, उसके बारे में स्टडी की थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन है त्रिभुज के रूप में, उनका मतलब योग किस प्रकार से होता है, और समांतर चतुर्भुज के रूप में उसका योग किस प्रकार से होता है। फिर हम बात करेंगे किसी परिणामी सदिश की दिशा और परिमाण के बारे में। अगर कोई रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हम किस प्रकार से न्यूमेरिकली फॉर्म उसे दे सकते हैं और किस प्रकार से न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर उसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। बच्चों अब हमारा जो अगला पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि जो सदिशों के योग होता है उसके बारे में, मतलब कि वो योग अगर किसी त्रिभुज के अकॉर्डिंग और समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग, समचतुर्भुज के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म के अंदर हो या फिर बहुभुज के रूप में हो। अगर कोई वेक्टर्स बहुभुज के रूप में हो तो उन्हें किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। और अगले हेडिंग में बात करेंगे कि हमारे पास में जो सब्सट्रैक्शन है
मतलब एरर का जो वियोजन है वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एरर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस फॉर्म के रिगार्डिंग में होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग पॉइंट है कि त्रिभुज का नियम। तो त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि देखिए त्रिभुज के बारे में जो 3 भुजाएं होती है उनकी, तो 3 भुजाओं के अंदर उनकी जो 2 भुजाएं होती है उन्हें हम वेक्टर्स मान लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक फिक्स डायरेक्शन होती है। तो माना कि मेरे पास में जो उसका आधार है त्रिभुज का, उसको मैं एक ए वेक्टर मान लूंगा, और उसकी जो कर्ण के रूप में जो भुजाएं होगी उन भुजाओं को मैं बी वेक्टर मान लूंगा। देन फिर उनकी जो तीसरी भुजा होगी वो तीसरी भुजा रिजल्टेंट के रूप में ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिंग फॉर्म एक निकल कर हमारे पास में आ जाएगा। ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का रिजल्टेंट फॉर्म है, परिणामी सदिश है इसका। तो इसकी तीसरी भुजा होगी वो, ठीक है बच्चों। या फिर हम आर की जगह पे सी भी मान सकते हैं, सी इजिकल टू ए प्लस बी, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। मतलब कि रिजल्टेंट मानना हमें कि मानना भी नहीं है, और हमें बस ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी भुजा जो त्रिभुज की निचली आधार जो होता है वो एक ए वेक्टर के फॉर्म में होता है, और उसका जो दूसरी भुजा होती है वो बी वेक्टर होती है। अगर इन दोनों भुजाओं को हम ऐड करें, दोनों वेक्टर को अगर हम ऐड करें, तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी वो रिजल्टेंट के रूप में दोनों सदिशों के योग के रूप में निकल के आएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए बच्चों, यदि दो सदिशों को त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से एक निश्चित क्रम में निरूपित किया जाए, एक निश्चित क्रम में इनका निरूपित किया जाए, तो त्रिभुज जो तीसरी भुजा होगी वो विपरीत क्रम में दोनों सदिशों के योग को व्यक्त करेगी, उनके परिणाम को व्यक्त करेगी, रिजल्टेंट को व्यक्त करेगी, ठीक है बच्चों। ये तो हो गया हमारे पास में जो त्रिभुज का नियम है उसके बारे में, त्रिभुज के जो त्रिभुज सदिश का नियम है उसके बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे जो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज का नियम है उसके बारे में। तो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि यदि 2 सदिशों को एक समांतर चतुर्भुज की 2 संयुग्मी भुजाओं से विपरीत क्रम में निरूपित किया जाए, तो इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण दोनों सदिशों के योग को निरूपित करेगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है, उसकी जो 4 भुजाएं होती है वो समान होती है। माना कि मैंने 2 भुजाएं ले ली, एक तो ये ए सदिश हो गया और एक बी सदिश हो गया। बी के सामने वाली भुजा दोनों समान होगी, ये बी वेक्टर हो जाएगी और ये भी बी वेक्टर हो जाएगी। ऊपर वाली भी ए सदिश है तो निचले वाली भी ए सदिश हो जाएगी। फिर इनके बीच में जो ये प्रतिच्छेद बिंदु, देखिए यहाँ पर ये लाइन भुजा आ रही है और इस कंडीशन में ये लाइन आ रही है, भुजा आ रही है। तो जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी वहां पर जो विकर्ण निकलेगा वो जो विकर्ण है वो उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, उनके रिजल्टेंट के बराबर है, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास में जो समान चतुर्भुज का नियम है उसके बारे में। होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। ज्यादा मतलब हार्ड लेने वाली हार्ड चीज नहीं है ये, बस सिंपल सी एक थ्योरेटिकल रूप में है। आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम रिगार्डिंग ये चीज समझनी है कि अगर कोई अदरवाइज वेक्टर्स दिया गया हो और उनके बीच में अगर समांतर चतुर्भुज आएगा तो उनके हमें विकर्ण को देखना है। वो विकर्ण हमेशा दोनों जो कुछ भी वेक्टर्स हमारे पास में दिए गए हैं, चाहे वो ए बी सी कोई सा भी हो, वो विकर्ण समांतर चतुर्भुज के अंदर उनके रिजल्टेंट के रूप में निकल के आ जाएगा, और सामने वाली जो चीज है वो सारी की सारी चीजों को हमें ऐड करना है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो रूल है बहुभुज के नियम, तो उसे हम इस प्रकार समझेंगे कि देखिए बच्चों, अगर कोई एक बहुभुज बना हो तो बहुभुज के अंतर्गत जो फिक्स एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर्स होंगे उन वेक्टर्स को पहले डायरेक्शन देख लेंगे कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो फॉर्म है वो इस प्रकार से देखिए कि सारी की सारी जो वेक्टर्स क्वांटिटीज हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर बन रही है, लेकिन ये जो भुजा है ये भुजा अलग डायरेक्शन के अंदर स्टेब्लिश है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखना है कि ये जो अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये सारे के सारे जो वेक्टर्स निकल के आएंगे एडिंग के रूप में वो इसके इक्वल हो जाएंगे रिजल्टेंट के फॉर्म के आधार पर, ठीक है बच्चों। ये तो क्या हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे कि जो परिणामी सदिश की दिशा और उसका परिमाण
किस प्रकार से किसी समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर कॉम्बिनेशन हो समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का, तो उसके अंदर हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं, उनका एंगल किस प्रकार से निकाल सकते हैं, उसके बारे में। तो आइए बच्चों बात करते हैं। बच्चों अब जो इस परिमाण का जो मतलब संभावना होती है, इस फॉर्मूले की संभावना होती है अकॉर्डिंग टू एंगल, कि अगर दोनों वेक्टर समांतर हो एक दूसरे से, या फिर अगर प्रति समांतर हो, या फिर ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो उनकी अगर थीटा का अगर एंगल चेंजिंग हो तो उनकी मतलब कि परिमाण पर कौन सा इफेक्ट पड़ता है और कौन सा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि अगर केस स्टडी फर्स्ट में हमने ये पाया है कि यदि दोनों वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो वो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएंगे, जो इनका रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा। यानी कि आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश। देन यदि थीटा समांतर है तो दोनों के बीच एंगल बनेगा वो 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। देन फिर इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश। यानी कि परिमाण का जो मान है वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे सेम कंडीशन प्रति समांतर अंदर आ जाएगी। अगर थीटा 180 है, 180 डिग्री है, तो फिर cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1। देन फिर जो हमारे पास में परिमाण आ जाएगा उसका मान हो जाएगा मिनिमम ए सदिश माइनस बी सदिश। ठीक है बच्चों, और लंबवत की कंडीशन के अंदर एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो फिर इनके बीच में जो परिमाण होगा वो हो जाएगा आर इजकल टू √a² प्लस b²। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारे पास में कुछ पॉसिबिलिटीज हो गई, इस परिमाण की पॉसिबिलिटीज हो गई कि किन किन एंगल के आधार पर जो वैल्यू होती है परिमाण की वो कितनी चेंजिंग हो सकती है और कितनी चेंजिंग नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसकी जो परिणामी की दिशा होगी वो किस प्रकार से होगी। तो tan थीटा के रूप में हम लोग इसकी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। ये जो फॉर्मूला हमारे मेजर आएगा, मेजरली काम आएगा परिणाम की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये तो हो गए हमारे वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज के अंदर कुछ मेजरेबल पॉइंट हो गए, 80 पॉइंट। आप इनको अच्छे से पढ़िए और एंजॉय कीजिए। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में मतलब जितनी भी जो कंडीशन हो रही है कि मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लिए विशेषतौर जो राजस्थान के हिंदी मीडियम के अंदर के जो बहुमत के रूप में स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, आप इंग्लिश मीडियम में राजस्थान के अंदर सिस्टम क्या है कि इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में हिंदी मीडियम में ज्यादा बच्चे वो इन्वॉल्व है। तो उनके लिए मतलब मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ कि एक बेहतर प्लेटफॉर्म में उनके लिए अवेलेबल करा सकूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो बच्चों मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप डेगाना ऑनलाइन इंस्टीट्यूट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, फिर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये सब जो मतलब प्रयास कर रहा हूँ मैं वो आपके लिए कर रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरे जितने भी जो वीडियो होंगे लेटेस्ट और अपडेट, वो सबसे पहले अगर आपके बेल आइकन दबाया हुआ होगा तो वो वीडियो आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू ऑल। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा डेरिवेशन है कि दो सदिशों के परिणामी सदिश की दिशा, डायरेक्शन और उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके रिगार्डिंग हम लोग किसी दो वेक्टर्स के, तो अब सबसे पहले आप लोग ये बात ध्यान में कर लो कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम कंप्लीट त्रिभुज और समान चतुर्भुज को कंबाइंड करके बनाया है, जिसके अंदर एक विकर्ण निकल रहा है। तो विकर्ण समान चतुर्भुज रिगार्डिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई से भी दो वेक्टर्स होते हैं उनके योग होता है, रिजल्टेंट होता है, इसलिए आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश हो गया। क्योंकि इनकी जो भुजाएं होती है वो जैसे कि ये भुजा नीचे भुजा तो हो गई ए सदिश के रूप में। और अब देखिए एक एंगल जो बन रहा है ए और रिजल्टेंट के बीच में वो तो हो गया एल्फा। देन ए के और बी के जो बीच में एंगल बनेगा वो हो जाएगा थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, ए के और बी के जो बीच में एंगल बनेगा वो तो हो जाएगा थीटा के रूप में, और
ए सदिश के और आर सदिश के बीच का जो एंगल बनेगा एल बस हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो ये फिक्स पैटर्न के रूप में बनाया गया है कि इस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में ये जो एंगल बनेगा वो तो जाएगा बी साइन थीटा के रूप में, और यहां पर जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा बी कोस थीटा के रूप में, कोई चेंज हम कहते हैं। देन फिर विकर्ण के रूप में जो इस फॉर्म में एंगल बनेगा ये हो जाएगा बी कोस थीटा सेम बी साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन और डेरिवेशन रूप में थ्योरी है उसे आप लोग एक बार पढ़ लो कि इसके अंदर बताया गया है कि माना सदिश ए व बी की परिणाम में सदिश आर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, तथा सदिश ए व बी के मध्य कोण हो गया थीटा एंड ए व आर सदिश के बीच में जो एंगल बनेगा वो जाएगा एल्फा एंगल। देन फिर आर सदिश इक्वल टू ए सदिश प्लस बी सदिश, वेयर ए सदिश इक्वल टू, जब देखिए हमें ए सदिश को काउंट करना है तो ए सदिश के लिए ए सदिश प्लस बी साइन थीटा कंप्लीट आर सदिश इक्वल टू, ये जो फॉर्म हो गई इस फॉर्म के रिगार्डिंग हमें चीज निकालनी है, तो ए सदिश इक्वल टू एस प्लस बी साइन थीटा, ये कंप्लीट एंगल आ गया। ठीक है बच्चों। और अब बात करते हैं सेकंड में बी कोस थीटा बी सदिश के रूप में, तो बी सदिश जो वैल्यू हमारे पास निकल गई है वो जाएगी बी कोस थीटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है जैसे कि परिणामी सदिश का परिमाण, तो अब इसके अंदर हम जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड्यूलस फॉर्म के अंदर है वो पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू है वो। तो देखिए आर सदिश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ये परिमाण का रूप, परिमाण या फॉर्मेशन के रूप में ये एक फॉर्मूला हमारे पास में निकल आ गया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग जो वैल्यूज है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। अब वैल्यू देखिए आगे हम बात करें तो आर स्क्वायर इक्वल टू जो ए सदिश स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और बी स्क्वायर सदिश की जो वैल्यू है बी कोस थीटा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। कंप्लीट फॉर्मेशन को सोल्व करने के बाद में हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, दो सदिश होते हैं उनके बीच का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको काउंट करने के लिए। ये फॉर्मूला आगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चनों में अंदर बहुत ही इजीली जो फॉर्मेशन होगा कि अगर दो वेक्टर्स दिए गए हैं और भी उनके रिगार्डिंग अगर हमें परिमाण ज्ञात करना है तो उसके लिए फॉर्मूला इजी रहेगा आपके